हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। अपन पिछले वीडियोस में अपन ने अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर स्टार्ट कर रखा है क्लास 12th का। उसमें अपन ने पीछे वीडियो पढ़ा एलआर सर्किट क्या होता है, सीआर सर्किट क्या होता है, इस सर्किट के अंदर इम्पेडेंस फैक्टर क्या होते हैं, इम्पेडेंस कैसे आता है, इन सब के बारे में अपन ने जाना। आज अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन, ओके। क्या है एलसी ऑसिलेशन, ये क्या होते हैं, इसमें क्या क्या अपने साथ में हो सकता है, चेक करें अपने। तो सबसे पहले हमने बताया कि जब हमारे पास में एक कैपेसिटर था जिसका चार्ज इनिशियल मैक्सिमम था, चार्ज मैक्सिमम कंडीशन पे था, लेकिन जैसे मान लो प्लस था या माइनस था, इन दोनों को जैसे ही मैंने जोड़ा, टर्मिनल्स को जोड़ते ही क्या होगा, चार्ज तो एकदम से क्या हो जाएगा इसके अंदर जीरो, और करंट एकदम से क्या हो जाएगा इसके अंदर मैक्सिमम, जिसको हम इनफिनिट टाइम तक बढ़ा सकते हैं। एकदम से करंट फ्लो हो जाएगा इसके अंदर। अब जब एकदम से करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब कि अपने पास में चार्ज जीरो हुआ, करंट फ्लो हुआ, कुछ काम ही नहीं आया ये अपने को। तो इसको कैसे मैनेज किया जाए, इसको मैनेज करने के लिए हमने एक इंडक्टर कॉइल लिया। अब इंडक्टर कॉइल क्या काम करता है, देखिए कि जैसे मान लीजिए मैन करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मैन करंट, तो इंडक्टर कॉइल एक बैक ईएमएफ क्रिएट करेगा। हमने पढ़ा था लेंज लॉ के अंदर कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में करंट और वोल्टेज उन सभी कारणों का अपोज करते हैं जिससे उनका इंडक्शन या प्रोडक्शन हुआ है। तो इसमें बैक ईएमएफ प्रोड्यूस कर देगा, यानी करंट प्लस से निकलेगा, यानी इस तरफ फ्लो होगा। ये करंट कौन सा होगा, इंड्यूस्ड करंट होगा, ओके। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ कि जब अपने पास में एक इंडक्टर कॉइल को एक कैपेसिटर के साथ लगाया गया और इस स्विच को ऑन करा गया, जैसे ही स्विच हम ऑन करेंगे तो यहाँ पे इसमें होगा कि ठीक है भैया, कैपेसिटर में से करंट फ्लो होगा, लेकिन इंडक्टर कॉइल इसको बोलेगी कि भी करंट फ्लो हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपोज करेगी कि तुम एकदम से मैक्सिमम नहीं जा सकते, चार्ज एकदम से जीरो नहीं हो सकता। इस सर्किट का नाम पड़ा एलसी सर्किट या एलसी ऑसिलेशंस, ओके। अब हम इसको स्टार्ट करें तो हम कुछ डायग्राम बनाते हैं, देखिए समझने के लिए एलसी ऑसिलेशन को। ये अपने पास में इंडक्टर कॉइल, ये अपने पास में कैपेसिटर, ये इंडक्टर कॉइल, ये कैपेसिटर, ये इंडक्टर कॉइल, ये कैपेसिटर, ये इंडक्टर कॉइल, ये कैपेसिटर, यानी ये एल और ये सी। कंडीशन ए बी सी डी। मानो इनिशियल में कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, तो कैपेसिटर से करंट फ्लो होना शुरू होगा इंडक्टर कॉइल के थ्रू। अब इंडक्टर कॉइल के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है तो इंडक्टर कॉइल चार्ज होना शुरू हो जाएगी। कब तक चार्ज होगी, जब तक कैपेसिटर का चार्ज जीरो नहीं हो जाता और इंडक्टर कॉइल में करंट स्टोरेज हो मैक्सिमम ना हो जाए। तो कितना मैक्सिमम हो जाए, तो अपन ने पढ़ा इंडक्टर कॉइल जो होती है उसके लिए चार्जिंग का वर्क डन या तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, इंडक्टर कॉइल की एनर्जी एल एनर्जी, ये होती है हाफ एल आई का स्क्वायर। यानी कि इंडक्टर जब कैपेसिटर से करंट फ्लो होगा तो इंडक्टर कॉइल क्या करेगी, करंट को स्टोर करेगी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/2 एल आई का स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि इंडक्टर कॉइल क्या कर रहा है, एक बैक ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है, एक बैक ईएमएफ बना रहा है। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो चुका है और इंडक्टर को फुल्ली चार्ज है। ये जो सिंबल लगा रहा हूं मैं, किसका है, चार्जिंग के लिए। अब बैक ईएमएफ का मतलब ये टर्मिनल बन जाएगा प्लस क्योंकि ये प्लस था, और ये बन जाएगा माइनस क्योंकि ये माइनस था। इसका एक बैक ईएमएफ बना दिया। अब क्या होगा कि इंडक्टर कॉइल के थ्रू सर्किट में करंट फ्लो होगा। कब तक करंट फ्लो होगा, जब तक कि अपने पास में करंट जीरो ना हो जाए और कैपेसिटर फुल्ली चार्ज ना हो जाए, यानी इंडक्टर कॉइल डिस्चार्ज हो जाए और कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाए। बट ये जो करंट फ्लो हो रहा है, ये मैन करंट जो फ्लो हुआ था उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, इसलिए कैपेसिटर की चार्जिंग भी अपोजिट चार्जिंग हो जाएगी। यानी पहले ये प्लस टर्मिनल था, ये माइनस था, अब ये टर्मिनल माइनस और ये टर्मिनल क्या हो जाएगा, प्लस। और कब तक होगा ऐसा, जब तक इंडक्टर डिस्चार्ज नहीं होता और कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं हो जाता।
कैपेसिटर की चार्जिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, U बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। ये कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी थी चार्जिंग के लिए, U बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। अब वापस से वही घटना होगी कि कैपेसिटर के कारण करंट फ्लो होगा सर्किट में। कब तक होगा, जब तक कैपेसिटर डिस्चार्ज ना हो जाए और इंडक्टर कोइल फुल्ली चार्ज ना हो जाए। थोड़ी देर बाद जब टे टाइम के बाद में जब कंडक्टर कोइल फुल्ली चार्ज हो जाएगी तो वही वाली बात कि इंडक्टर को करंट इस तरह फ्लो हुआ है तो इंड्यूस करंट इस तरह फ्लो होना चाहिए, यानी एक बैक ईएमएफ क्रिएट करेगी, टर्मिनल प्लस बन जाएगा, टर्मिनल माइनस बन जाएगा और इसके कारण करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब जब इंडक्टर कोइल से करंट फ्लो होगा तो ये करंट तब तक फ्लो होगा जब तक कोइल डिस्चार्ज नहीं होती, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं होता। बट द फ्लो ऑफ करंट जो है ये इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बैक करंट, पिछले वाले करंट से अपोजिट फ्लो हो रहा है, तो कैपेसिटर वापस अपोजिटली चार्ज होगा, मतलब ये टर्मिनल प्लस था ये माइनस बन जाएगा और ये माइनस था ये वापस से प्लस बन जाएगा। और ए से डी तक का जो प्रोसेस है लगातार चलता रहेगा जब तक कि टोटल चार्ज खत्म नहीं हो जाता, किस अपने पास में हीट के कारण या फिर और किसी एनर्जी लॉस के कारण। ये चार्ज ऑसिलेशन चलते रहेंगे। जस्ट आप ऐसे कह सकते हैं झूला था, आप देखा है झूला, ठीक है, ये ऐसा आगे आया और ये पीछे गया, तो जब पीछे हम धक्का देते हैं झूले को तो ये अब खुद की एनर्जी से वापस आगे आता है, फिर पीछे जाता है, फिर आगे आता है, फिर पीछे जाता है, जब तक इस पर रिटार्डेशन नहीं लगता। रिटार्डेशन मतलब घर्षण बल नहीं लगता हवा का, तब तक ही क्या करता है, झूलता रहता है, लास्ट धीरे होते 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 रुक जाता है। एक्चुअल में एलसी ऑसिलेशंस में जो अपने पास में प्रैक्टिकल ग्राफ बनाए, कैसा ग्राफ बनेगा एनर्जी का अपने पास में, तो प्रैक्टिकल एनर्जी ग्राफ इसका कुछ इस तरह बनता है कि ये इस तरह जाएगा, ये इस तरह जाएगा, मतलब एनर्जी ज्यादा फिर कम होते 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 जीरो हो जाएगी। ये एलसी ऑसिलेशन का प्रैक्टिकल ग्राफ है, ये इसमें ऐसा होगा आपके पास में। ओके, आप इसको जो इसका बेसिक नोट्स हम पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि ए में अपन कह देंगे इन दिस कंडीशन कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड एंड इंडक्टर कोइल इज टोटली डिस्चार्ज, so the current is start flowing from the capacitor and capacitor is start discharging with respect to inductor coil and inductor coil start charging by the 1/2 Li square until the capacitor is fully discharged. In this condition, B में लिखेंगे in this condition the capacitor is totally discharged but inductor coil is fully charged and due to the inductor coil current flow in the circuit, but this direction of current flow is in opposite direction of previous condition, so capacitor will oppositely charged and the charging of capacitor is given by the U बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2C। फिर C कंडीशन में सेम अपन प्रोसेस को दोहरा लेंगे और फिर D कंडीशन में अपने इसको दोहरा लेंगे। ये इसका आप नोट्स लेना चाहें तो आप जो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करा दी जाएंगे। ओके, अब अपने पास आता है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एलसी ऑसिलेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एलसी ऑसिलेशन। होते क्या है एलसी ऑसिलेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, तो हमने जब पढ़ा जब भी कोई पार्टिकल पीरियोडिक मोशन कर रहा है, अपने पाथ को बार बार रिपीट कर रहा है, उस कंडीशन के अंदर अपन एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते थे एसएचएम वाले चैप्टर में क्लास 11 में। तो एक इसका भी डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। जस्ट एंड कंडीशन, ये अपने पास में इंडक्टर कोइल थी, ये अपने पास में कैपेसिटर था। बहुत सिंपल सी चीज है, देखिए दोनों ही स्टोरेज का काम कर रहे हैं, एनर्जी स्टोर कर रहे हैं दोनों ही। तो इस कंडीशन में अपने पास में यहाँ पर इंडक्टर कोइल में कितना ईएमएफ है, ई बराबर एल डी आई अपॉन डी टी चार्ज होगा। कैपेसिटर में कितना था अपने पास में, वी बराबर क्यू बटा सी, ये कंडीशन थी अपने पास में इसकी। अब एक चीज देखिए यहाँ पे आपकी, ये दोनों जने ही क्या कर रहे हैं, एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं। ये भी एनर्जी को स्टोर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ करंट, ये एनर्जी को स्टोर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। तो हम कह सकते हैं कि जब अपने पास में इस कैपेसिटर की टोटल एनर्जी किसको मिलेगी, इंडक्टर को, इंडक्टर किसको मिलेगी, कैपेसिटर को। यानी हम कहते हैं V इज इक्वल टू ई लिख सकते हैं। ई यहाँ पे इंड्यूस्ड है इसलिए हम किसका सिंबल लगा दें, माइनस का, जो अपोजिट डायरेक्शन को बता रहा है। V हो गया Q अपॉन सी बराबर माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी। सॉल्व करें इसको तो अपने पास आंसर आएगा डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस का Q बट्टा एल सी।
अपने पास में यहाँ पता था I इज इक्वल टू किसके होता है, डी क्यू बट्टा डी टी के होता है। वैल्यू पुट कर दीजिए डी अपॉन डी टी और डी क्यू बटा डी टी बराबर माइनस क्यू बटा एल सी। ये टर्म क्या बन जाएगा आपके पास में, डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस का क्यू अपॉन एल सी। सॉल्व करो तो देखो जिस वेरिएबल का दो बार डिफरेंशिएशन हो चुका है वही वेरिएबल सामने मिल जाए तो रेस्ट ऑफ दी टर्म बचती है उसको हम ओमेगा नॉट का स्क्वायर मान सकते हैं। इन डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर या क्यू का डिफरेंशिएशन दो बार हुआ है बराबर या क्यू मिल रहा है अपने को, तो क्यू को छोड़कर जो बच गया नहीं कि अपने पास क्या बच गया, वन अपॉन एल सी को हमने माना ओमेगा नॉट का स्क्वायर इंटू क्यू। सॉल्व किया डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू 0। अब अपने पास बात है कि ओमेगा नॉट क्या था, क्यों माना। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, जिस वेरिएबल का दो बार डिफरेंशिएशन हो जाता है वही वेरिएबल सामने मिल जाए तो उसके अलावा जो टर्म बच गई उसको हम क्या मान सकते हैं, ओमेगा नॉट का स्क्वायर। हम लिख सकते हैं यहाँ पे हियर ओमेगा नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी की जगह मैंने माना, यानी ओमेगा नॉट जो मेरे पास पड़ा था वो था अंडर रूट 1 अपॉन एल सी, जिसको अपन कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ये यहाँ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी नहीं कह रहे हैं अपने, सिंपल हाँ रेजोनेंस जैसी फ्रीक्वेंसी है पर नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन की है कि जिसके कारण इसके अंदर चार्जिंग डिस्चार्जिंग चलती रहेगी। हम ये भी जानते हैं कि जो ओमेगा होता है वो बराबर है 2 पाई एफ के, तो इस अल्टरनेटिंग सर्किट की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो आप लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। ये इस अल्टरनेटिंग सर्किट की फ्रीक्वेंसी बनेगी। ओके, अब हम निकालते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, देखिए टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, ठीक है। तो इसका निकालेंगे टी इज इक्वल टू 2 पाई और ओमेगा का वैल्यू कितना है, अंडर रूट एल सी के बराबर है, तो ये अपना आंसर आ गया इसका टाइम पीरियड। 1 अपॉन एल सी करेंगे ऊपर चला जाएगा, इसका अपना आंसर आ जाएगा ये वाले को ओमेगा नॉट मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी हमने एल सी ऑसिलेशंस के अंदर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, सर्किट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इन तीनों के बारे में अपन ने जान लिया और ऑसिलेशंस कैसे हो रहे हैं ये भी अपने आसान से समझ सकते हैं। अब हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए ऑसिलेशन पीरियड ऑफ ए एसी करंट ऑफ 1 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इज, ऑसिलेशन पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड कितना होगा इसका, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट। ओके, हमको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, करंट की फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में दे रखी है, तो हम इसे निकालेंगे टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 2 पाई एफ। 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, टी इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन एफ। तो टाइम पीरियड ऑसिलेशन पीरियड जो भी अपन निकाल रहे हैं वो आ जाएगा 1 अपॉन किलो हर्ट्ज को हम लिख सकते हैं सीधा 3 हर्ट्ज लिख सकते हैं। तो टी इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 10 टू द पावर -3 सेकेंड, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया 4th इसका। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसी करंट हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, देन फाइंड द टाइम टू कंप्लीट ए रिवॉल्यूशन बाय करंट वेक्टर। एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगेगा किसी करंट फ्लो होने में, जो इस करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, तो उसको एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, यानी वही टाइम पीरियड निकालना है अपने को। टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन अपन लिख सकते थे 2 पाई एफ। क्यों लिख सकते थे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट, ओमेगा बाय 2 पाई एफ के होता है। टाइम पीरियड आ गया टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ के। एफ का वैल्यू कितना दे रखा है आपको 50 हर्ट्ज, तो टी इज इक्वल टू 1 अपॉन आप 50 लिख देंगे, आंसर आएगा टी इज इक्वल टू आपकी वैल्यू बनेगी 0.2 इंटू 10 की पावर -1 सेकेंड। अब आंसर से मैच करें, यहाँ पे तो इस टर्म में कोई आंसर नहीं दे रखा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू 2/10 इंटू 10 की पावर -1।
जिसका आप देख सकते हैं टी इज 2 इंटू 10 की पावर -2। इस टर्म में भी कोई आंसर नहीं है, 10 से गुणा 10 से भाग करा लो तो आंसर बनेगा 20 इंटू 10 के पावर -3 सेकेंड, जिसको हम जैसे टी बराबर 20 मिली सेकेंड लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। ओके।